नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एमसीक्यू क्लासेस में। रोजाना की तरह आज भी हम लेकर आए हैं शानदार एमसीक्यूज की श्रृंखला। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार। इसका हम विस्तृत डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। एमसीक्यू के बाद हम विस्तृत उत्तर और उसके जो संबंधित जो भी डिटेल है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सामंत व्यवस्था, राजस्व नीतियाँ, प्रशासनिक पदानुक्रम, ये जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो अभी नए पैटर्न के अनुसार हमने इसमें एमसीक्यूज लिए हैं, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के 3 प्रमुख आधार कौन से थे? जो मध्यकालीन राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके 3 आधार कौन कौन से थे? राजा, सेना और प्रजा, सैनिक, सामान्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था और भू राजस्व। ऑप्शन सी है दीवान, बख्शी और मुत्सदी। ऑप्शन डी है जागीरदार, सामंत और भूमिया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर होगा। मध्यकालीन राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार थे वो थे सैनिक व सामान्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था और भू राजस्व। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। जो हमारा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था थी मध्यकालीन में वो इस प्रकार थी। सैनिक व्यवस्था, सामान्य प्रशासन था, उसके बाद दूसरी व्यवस्था हमारे जो न्याय व्यवस्था थी, और तीसरी हमारे भू राजस्व व्यवस्था यानी लगान था जो किसानों से लिया जाता था। ये स्थिर 3 प्रकार की हमारे प्रशासनिक व्यवस्था थी। और जो मध्यकाल में जो आय का जो प्रमुख स्रोत था वो कृषि थी, क्योंकि उस समय उद्योग यहाँ इस प्रकार के दूसरे आय के स्रोत नहीं थे, तो मुख्य रूप से कृषि प्रमुख आय का स्रोत था। अतः इन तीनों स्तंभों के संचालन में सामंतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती थी। जो सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, उसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण होती थी। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंत व्यवस्था की तुलना यूरोप से की थी। कर्नल जेम्स टोड ने जो हमारा सामंत व्यवस्था थी उसकी तुलना यूरोप से की थी, परंतु यूरोपीय व्यवस्था के विपरीत राजस्थान की सामंत व्यवस्था का मूल आधार क्या था? जो यूरोप की व्यवस्था से विपरीत हमारे राजस्थान में मूल आधार क्या था? ऑप्शन ए है स्वामी और सेवक का संबंध था। क्या स्वामी और सेवक का संबंध था? नहीं था। भाई बंधु का आधार, धार्मिक और सांस्कृतिक अनुबंधन, या ऑप्शन डी पूर्णतः सैनिक निर्भरता। तो पूर्णतः सैनिक निर्भरता भी नहीं थी। धार्मिक और सांस्कृतिक अनुबंध भी हमारे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं था, सामंत व्यवस्था में नहीं था, बल्कि सामंत और किसानों के मध्य भाई बंधु रक्त संबंध का आधार था। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई बंधु का आधार था सामंत व्यवस्था में। अब सामंत व्यवस्था के तुलना कर लेते हैं यूरोपीय और राजस्थान की सामंत व्यवस्था के बारे में। तो यूरोप में सामंत व्यवस्था थी वो स्वामी और सेवक का संबंध था। उसमें सामंत और किसानों के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध था, जबकि हमारे राजस्थान में भाई बंधु और गोत्रीय संबंध थे। सामंत राजा के अधीन कर्मचारी था और इसमें राजा समकक्षों में प्रथम माना जाता है। जो राजा होते थे वो प्रथम माना जाते थे समकक्षों में, उसके बाद प्रधान होते तो प्रधान के बाद में जो सामंत आते थे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन कर व्यवस्था में पट्टा रेख और बर्तु रेख के मध्य क्या स्पष्ट अंतर था? पट्टा रेख और बर्तु रेख क्या है ये साथियों? ये ऑप्शन ए पट्टा रेख नकद था, जबकि बर्तु रेख अनाज के रूप में था। ऑप्शन बी है पट्टा रेख अनुमानित आय थी, जबकि बर्तु रेख वास्तविक जमा की जाने वाली राशि थी। तो हमारा ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। जो पट्टा रेख है वो एक अनुमानित आय थी। जो जागीरदार होते थे वो जागीरदार
किसानों से जो कर वसूलते थे उस कर का वो पहले से ही अनुमानित लगा लेते थे कि इस किसान से इतनी उत्पादन होगा और इतनी आय हमारे को आएगी। इस प्रकार पूरे क्षेत्र से वो अनुमानित आय लगाते थे, उसे पट्टा रेख, अनुमानित आय को नोट करते थे, उल्लेखित करते थे, उसे पट्टा रेख कहते थे। जबकि भर्तू रेख होता था जो वो राजा के पास वास्तविक राशि जमा कराते थे, उसे भर्तू रेख कहते थे। तो उसके बाद जो वास्तविक आय आती थी जागीरदारों के पास, वो फिर राजा के पास जमा कराते थे, डिपॉजिट होती थी, उसको ही भर्तू रेख कहते थे। जो वास्तविक आय आती थी उसको भर्तू रेख कहते थे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। ये देखिए साथियों, पट्टा रेख। पट्टा रेख है जो जागीर के पट्टे में उल्लेखित अनुमानित राजस्व कर था। एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो राजस्व जागीरदार प्राप्त करते थे उसमें अनुमान लगाकर जो प्राप्त करते थे उससे ही पट्टा रेख कहते थे। जो भर्तू रेख होता था वो राजा के राजकोष में सामंत द्वारा वास्तव में जमा की जाने वाली राशि होती थी। जो वास्तव में जमा होती थी वो राशि भर्तू रेख, और जो जागीरदार अनुमान लगाते थे वो पट्टा रेख कहलाती थी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सामंत के उत्तराधिकार के समय लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। विभिन्न रियासतों में जो उत्तराधिकारी शुल्क लेते थे सामंत, जब सामंत को बनाते थे, नया नया पोस्टिंग होती थी उनकी, तो वो क्या करते थे कि उत्तराधिकारी शुल्क लेते थे किसानों से, बोझ के रूप में उससे शुल्क वसूलते थे कि हमको जिम्मेदारी मिली है तो हमको उत्तराधिकार मिला है तो उत्तराधिकार को आपको शुल्क देना पड़ेगा। उस लगान को विभिन्न रियासतों में हुक्मनामा, नजराना, तलवार बधाई कहलाता था। जो उसको क्या कहते थे, तलवार बधाई कर हुक्मनामा या नजराना कहते थे। राजस्थान की वे एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां यह शुल्क नहीं लिया जाता था। अब ये बताना है क्वेश्चंस में कि कौन सी रियासत थी जिसमें इस प्रकार के कर नहीं लिए जाते थे। जोधपुर में लिया जाता था साथियों कर। मेवाड़ में भी लिया जाता था तलवार बधाई कर। जयपुर में भी साथियों तलवार बधाई कर लिया जाता था। बल्कि जो जैसलमेर है उस क्षेत्र में तलवार बधाई कर नहीं लिया जाता था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए साथियों, जैसलमेर क्षेत्र है, इसमें कोई उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। जबकि जोधपुर में जो तलवार बधाई कर लिया जाता था उसे हुक्मनामा कहते थे, और इसको पूर्व में पेशकशी कर भी कहते थे। जबकि उदयपुर, जालोर, सिरोही इस क्षेत्र में इसको तलवार बधाई कर या कैद खालसा कहते थे, और मेवाड़ और जयपुर में इस कर को क्या कहते थे, नजराना कहते थे साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं। रियासत के प्रशासनिक पदानुक्रम में राजा के बाद सबसे बड़े अधिकारी प्रधान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जो राजा के बाद में प्रधान होते थे उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। अब भरतपुर रियासत में इस पद को क्या कहा जाता था। अब भरतपुर में बताना कि भरतपुर में इस पद को किस नाम से जाना जाता था। दीवान कहते थे साथियों, दीवान तो मेवाड़ और मारवाड़ में कहते थे। मुसाहिब जो साथियों ये जयपुर में कहते थे साथियों, जयपुर में मुसाहिब कहते थे। बक्सी साथियों एक प्रकार की सैनिक सुरक्षा से संबंधित है साथियों। जबकि भरतपुर में प्रधान को क्या कहते थे साथियों, मुख्तियार कहते थे। प्रधान पद का नाम मुख्तियार था भरतपुर में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए साथियों, सबसे प्रमुख होता है राजा, शासक होता है, उसके जो प्रधान होते थे उसको भरतपुर में मुख्तियार कहते थे। मेवाड़ मारवाड़ में दीवान कहते थे और जयपुर में मुसाहिब कहते थे। जबकि बक्सी है जो ये सेना विभाग का प्रमुख होता है, जो सेना होती थी उस विभाग का प्रमुख को बक्सी कहते थे। और जोधपुर में फौज बक्सी थी। कौन सी थी साथियों, जोधपुर में फौज बक्सी थी। प्रश्न नंबर 6 है, मध्यकालीन राजस्थान में लगान निर्धारण और वसूली की पारंपरिक पद्धतियां कौन सी थी। जो सामंत होते थे वो लगान वसूलते थे, उसकी जो मुख्य विधियां थी या पद्धतियां थी वो कौन कौन सी थी। बापीदार और गैर बापीदार ये नहीं थी साथियों, ये तो साथियों किसानों के प्रकार है, बापीदार और गैर बापीदार।
मुर्शदी, फौजदार, हकीम ये भी नहीं है साथियों। जागीर, बोम और रायसन ये भी नहीं है साथियों। जबकि परंपरागत जो पद्धतियाँ थी वो कर की वो होती थी साथियों लाटा, बंटाई और कुंता। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेने से पहले हम इस कर के बारे में जानते हैं। कौन कौन से कर थे साथियों, ये देखिए लाटा, बंटाई और कुंता। जो लाटा होती थी वो खलियान में अनाज निकालने के बाद फसल का बंटवारा कर देते थे। जो जागीरदार होता था, जो फसल खलियान में निकलती थी और उसका उस समय बंटवारा कर देते थे कि ये हमको आपके रखनी है और ये इतनी हमारे को आएगी, तो उसका बंटवारा करते थे जागीरदार, तो उसे लाटा कहते थे खलियान में ही। और बंटाई है जो कटी हुई फसल के ढेरों का सीधा बंटवारा कर देते, जो फसल कट जाती थी उसके ढेरों का सीधा बंटवारा करते थे, उसे बंटाई कहते हैं। जबकि कुंता पद्धति है जो साथियों खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर जागीरदार बता देते थे कि इस खेत से इतनी फसल निकलेगी और इतना हमको दे देना, इसको कुंता कहते थे साथियों। जो खड़ी फसल थी उसका अनुमान लगाकर उस पर कर निर्धारित कर देते थे, ये पद्धति थी कुंता। अन्य पद्धतियाँ की बात करें तो वो मुकाता है, एक मुश्त होती है, डोरी है जो नाप के आधारित होती है, गोगरी है बीज के अनुपात के आधार पर उसका बंटवारा करते थे। इस प्रकार की अन्य पद्धतियाँ भी है साथियों, लेकिन 3 पद्धतियाँ हैं जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, लाटा, बंटाई और कुंता। अगला प्रश्न है मध्यकालीन कृषि समाज में बाफीदार किसान किन्हें कहा जाता था। जो बाफीदार किसान है वो किसे कहते थे। ऑप्शन ए जो दूसरों के खेतों में केवल मजदूरी करते थे, दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे उसे बाफीदार किसान नहीं कहते थे। जो कृषि भूमि के स्थायी स्वामी यानी खुद काश्तकार होते थे, बी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। जो खुद काश्तकार होते हैं, जो कृषि भूमि के स्थायी स्वामी होते हैं उसे बाफीदार कहते हैं। जबकि गैर बाफीदार वो होते हैं जिसका खुद की स्थायी भूमि नहीं होती है, उसे गैर बाफीदार कहते हैं। और वो खुद काश्तकार नहीं होते हैं, यानी ज़मीन पर वो खेती करते हैं बल्कि उसका स्थायी स्वामी नहीं होते हैं। यानी कि इसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं साथियों, हिजारी बोल सकते हैं। हिजारी होता है, उस प्रकार से ये गैर बाफीदार होता है। जबकि बाफीदार होते हैं जिसकी खुद की ज़मीन होती है, यानी उसका खुद का स्थायी होता है उस ज़मीन पर, और खुद काश्तकार होते हैं। तो गैर बाफीदार और बाफीदार में ये अंतर है। ये देखिए साथियों, बाफीदार भूमि के स्थायी स्वामी होते हैं, खुद काश्तकार होते हैं। और कुआं हो गया और जो उसकी ज़मीन पर पेड़ होते हैं उसका उस पर निजी स्वामित्व होता है, उसी का अधिकार होता है। और अकाल में गांव छोड़ने के बाद भी भूमि पर अधिकार सुरक्षित होता है। जो अकाल पड़ जाता है तब वो गांव छोड़कर कहीं चले जाते हैं, फिर बाद में वापस आते हैं, तो भी उस ज़मीन पर उसका एक अधिकार होता है, सुरक्षित रहती है उसकी ज़मीन, उसका ही अधिकार होता है। जबकि गैर बाफीदार में भूमि के स्थायी स्वामी नहीं होते हैं, सिक्मी काश्तकार होते हैं इसको, और इसको खेतिहर मजदूर बोल सकते हैं, यानी मजदूर बोल सकते हैं। वंशानुक्रम अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, इनको जो वंशानुगत है वो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। भोगरा धनी राज हो, भोमरा धनी माछो, लगान का स्वामी राजा है परंतु भूमि का स्वामी किसान है। ये इंपॉर्टेंट एक कहानी है। भोग का धनी राजा हो और भोमरा धनी माछो। जो लगान लेते थे उसका स्वामी राजा है परंतु जमीन का स्वामी कौन है, किसान है। तो साथियों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।